हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भरत दादिच, टीम जूलॉजी CLC सिक्कर। देखो, काफ़ी उत्साह के साथ तुम लगे हुए हो। आपने देखा कि इतने दंगल दिए हैं, आज आप लास्ट दंगल देने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा गया है। बाई चांस दो चार देखो सिली मिस्टेक होती है, उनको आपने नोट किया होगा कि यार खास इसको तरीके से देख लेते तो ये गलत नहीं होता। ये 4 मई को नहीं होगा क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करवा दी है आप लोगों को कि अब आपकी गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। और देखो, CLC आपके साथ थे, काफ़ी जोश के साथ आप भी लगे हुए थे, हम लोग भी लगे हुए थे। और बॉस का मानना था कि जब इतने पेपर आप लोग कर लेते हो तो कहीं इनसे बाहर आने के चांस बनते ही नहीं है, इसलिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। बस थोड़ा थोड़ा समय नींद का आप बढ़ाए। भाई अब आज 1 तारीख हो गई है, 2 और 3, 10-10, 15-15 मिनट नींद के बढ़ाएं, माइंड को रिलैक्स रखें, मस्त रहे। 4 मई अपनी है, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। अच्छे से पेपर को ढंग से आप रीड करें। पेपर को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कुछ प्रश्न हो सकते हैं थर्ड राउंड तक जाए तो राउंड में करना। ऐसा नहीं है फिजिक्स को लेके बैठ गए या केमिस्ट्री को या जूलॉजी बॉटनी को। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हो जाएगा कंप्लीट करीब करीब सब बच्चों का। कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, हो जाते हैं 720 तक अपन पहुंच जाते हैं, तो उस राउंड में थर्ड राउंड में उसको आप पूरा करना। और मैं समझता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट है और जो बॉस के लाइव को आपने देखा दे बछीड़, उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। अब चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए आगे। देखो, पहला ही बहुत शानदार तरीके से आपको इस प्रश्न में जिसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वो निश्चित तौर पर पहला ही गलत कर बैठा था। उसका कारण क्या रहा, देखो बेटा। मेंडल स्टडीज सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टेड इन स्वीट पी। देखो यहाँ पर अब हमारे दिमाग में तो होता है हाँ यार उसने मटर पे अच्छा खासा खोज किया था, उसने हाँ 7 ऐसे जो पेयर लिए, उसने वंशागति के नियम भी दिए, आपने मालूम है। लेकिन यहाँ पर मीठी मटर आने से लेथाइरस ओडोरेटस, उसने गार्डन पी लिया था बेटा, इसलिए पहला ही गलत। और दूसरा, फिर मीठी मटर के पौधे में अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षणों के बीज का आकार, पुष्प का, फली का आकार, पुष्प की स्थिति, तने की लंबाई, तो ये चीजें तो बिल्कुल आपको पहले से ही याद थी। गलती क्या की, एक बस इतना सा कर दिया, बस मीठी लिख दी यहाँ, और ये स्वीट पी करते ही ये वाला भी आंसर आपके सामने क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि उसने गार्डन पी पे किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं यहां पर स्वीट आने से इसका मतलब आप ये समझे इस पेपर से क्या कि एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान देके पढ़ना है। गलती से भी अगर आप अब गलत पढ़ रहे हो तो अपने आप को जहां स्कोर जहां आप बढ़ा सकते थे वहां पर अगर 5 नंबर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए बहुत तरीके से, क्योंकि बहुत सोच समझ के शिद्दत के साथ तैयार की हुई पेपर है CLC के, थोड़ा सा बस आपको ध्यान से पढ़ना है। लगा होगा यार ये तो बस दोनों ही सही हैं, और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसको कहा होगा यार ये वाला आंसर, जबकि आंसर कौन सा आ गया, बोथ आर इनकरेक्ट, है ना। ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़े और इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि यार अब गलती नहीं करोगे तुम लोग। मुझे उम्मीद है अच्छा करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद नहीं करके आओगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट गलत हुआ है, उसका कारण है कि एक केवल बस यार यहाँ पर हम सही पढ़ लेते तो ये सही हो जाता। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ से ये ZW आप अच्छी तरह जानते हो। ZW यहाँ पर आपको सक्सेसिव टर्मिनेशन से उठाया गया है। और ZW आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना बेटा। देखो Z आए तो इसका मतलब आप जानते हो ये मेल है, और ZW आता है तो इसका मतलब हेटेरोगेमेटिक कंडीशन यहां पर क्या है, फीमेल में है। अब फीमेल को कैसे याद रखें सर, तो देखो वुमन ऐसे याद रखो, वुमन है ना, तो देखो वुमन में क्या हो गया, IRWR, इसका मतलब हेटेरोगेमेटिक कंडीशन। बर्ड्स में, पक्षियों में कौन है आपको मालूम है, ZW है, और उसके द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। फर्स्ट ही आंसर इसका आपको मिल रहा है, इसका मतलब इसको आप अच्छी तरह ध्यान दें, इस तरीके से प्रश्नों को गलती नहीं करें। और इन प्रश्नों में टाइम खराब नहीं करें, तुरंत बस 2 बार, आप 2 बार भी नहीं पढ़े, आपको लगता है कि हाँ इसमें यही आंसर जाएगा तो श्योर है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, गलती नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखो, यहां से एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज कंपोज्ड
है ना, उसका बाह्य कंकाल किसका बना होता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि काइटिन, यहां पर ये वाला आंसर जाएगा तो सीधा ही करना है। उसके बाद आपको मालूम है निम्न में से कौन सा रोग बिंदु उत्परिवर्तन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। आप जानते हैं बेटा कि एनसीईआरटी में आपको मालूम होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप देखते हैं यहां पर जो आपने स्पेशली जो म्यूटेशन पढ़ा, उस म्यूटेशन में आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो आपको मालूम है वहां पर आंसर आता है सिकल सेल एनीमिया। ये प्रश्न यूं भी आ सकता है, इसलिए आपके पास आंसर कौन सा चला गया, फोर्थ। क्योंकि अब अपने को एक एक प्रश्न को समझाने की जरूरत नहीं है कि इस क्यों ये पहला क्यों नहीं हुआ और दूसरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सही तरीके से काम में लेते हुए चलना है। अब आपको बताता हूं कि हाँ कैसे आंसर जाना है, फिर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, देखो आपको कैसे याद रहे उसके लिए आपको मालूम है ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। अब ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया, अपने हुए पराए, अपने हुए पराए। अब मान लो आपको मालूम है, जैसे कैसे याद रहे, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है, और फिर उसके बाद में वो बच्चा आपको मालूम है उस माँ बाप के प्रति उनका लगाव कम हो जाता है या उनसे ही पराया हो जाता है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक्स बता रहा हूं मैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। देखो माइस्थेनिया मतलब मेरे स्तन के द्वारा दूध पीकर क्या हो गया, अपने हुए पराए, इसका मतलब ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। याद रखना, इससे आपका प्रश्न वहां सही हो सकता है। दूसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम। आपको मालूम है यहाँ ट्राइसोमी की स्टेप होती है, यहाँ बिंदु परिवर्तन वाली बात नहीं है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी की स्टेज के रूप में बन रहा है क्योंकि वहां एक से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं और 47 नंबर आ रहे हैं। ग्रेव्स, इसका तो रिलेशन मालूम है, ग्रेव्स मतलब क्या हो गया, ये आपको मालूम है ना, थायराइड से रिलेटेड है, ये हो गया तो ये वैसे गलत हो गया, तो इसका मतलब तीनों की स्टेज आपके सामने गलत है। तो मोर अप्रोप्रिएट के रूप में आपके पास कौन सा आंसर चला गया, सिकल सेल एनीमिया। अब उसके बाद देखो यहां पर स्टेटमेंट, ये फिर जेनेटिक्स से आपको मालूम है, यहां से दिया given the two statement, like first डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, मेंडल लॉ ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी does not hold good gene that are located close on the same chromosome। इसमें फिर देखो यहां पर आपको मालूम है इनकम्प्लीट, ये आते ही फिर यहां पर आपने अपूर्ण नहीं पढ़ा, इस कारण से गलती से गलत हुआ होगा। तो यहां आपको मालूम है इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मेंडल्स लॉ में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं है। रीमेंडलिज्म में आपको मालूम है वहां कॉरेंस, यहाँ सेमॉक, गोडी ब्रीज, जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के रूप में आपको मालूम है कि 4 o'clock प्लांट या डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, उन प्लांटों में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है जिसका रेशियो आपको मालूम है फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:1 की स्टेप होता है, और वो यहाँ पर आपको मालूम है ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये पहला ही आपके पास रॉन्ग हुआ। दूसरा क्या कहा गया है कि क्लोजली लोकेटेड जीन सेपरेट ऑलवेज इंडिपेंडेंट। यार जब क्लोज ही होते तो फिर इंडिपेंडेंट की स्टेप कैसे होती है, और फिर मान लो कभी हो भी जाए तो इसमें क्या लिखा है, सदैव। देखो ऑलवेज, इसका मतलब ये फिर गलत हुआ। देखा आपने कि जरा सी मिस्टेक, मतलब आप तरीके से, इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको रीड करें जिसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और जो स्पेशल शब्द आ रहा है कि यार सदैव क्यों आया है, हमेशा क्यों आया है, ऑलवेज क्यों आया है, उनको आप अंडरलाइन करें जिससे आपके दिमाग में वो चीज यूं की यूं, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, हिप्पोकैम्पस है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को फट से किस में ले जाएगा, लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म कैसे हुई, क्योंकि आप जिस टाइम पढ़ रहे हो वो आपके लिए नया है, और वो आपके लिए क्या गया, हिप्पोकैम्पस ने उसको शॉर्ट टर्म से, फिर आपके माइंड में पहले से ही पूरी चीज सेट थी तो वो लॉन्ग टर्म की स्टेप हुई ना। तो इस तरीके से हिप्पोकैम्पस पार्ट ये आ सकता है, इसलिए ध्यान रख लेना, क्योंकि हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके पास जैसे मैं इन चीजों को समझा रहा हूं तो ये लॉन्ग टर्म में जाएगी, और हिप्पोकैम्पस इस चीज को जानेगा कि सर ने बताया था कि जरा सी मिस्टेक आपके प्रश्न को ले बैठती है, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अब ध्यान रखना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की हुई है बेटा, आपको खुद को मालूम नहीं है आपने क्या कितने प्रश्न निकाल दिए हैं, इतने दे दिए सीएलसी ने कि इससे बाहर आना ही नहीं है। तो यहां आप देखो
यहां पर कह रहा है कि ये पहला स्टेप क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा फिर गलत हो गया, तो इसका मतलब बहुत आर इनकरेक्ट की स्टेज में है, तो दोनों ए और आर यहां पर क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। आपने देखा होगा किस तरह से ऑप्शन आपने इस वाले में नए बना दिए, दोनों गलत नहीं आते हैं। भाई आपको मालूम होना चाहिए, अगला एनटीए चेंज कर दे तो हमने न्यू फ्रेम में इनको बनाया है कि हम हर तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ए आर वाले प्रश्न होते हैं जिसमें फर्स्ट है ना ए सही हो गया, आर सही हो गया, एक्सप्लेनेशन हो, तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि यार ये तो पहला हो गया, दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तीसरा ए सही है, चौथा ए सही भी हो सकता है या आर सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये फिक्स नहीं है बेटा, पेपर को प्रॉपर वे में पढ़ना है, क्योंकि उसको तो हल्के हल्के से ही मिस्टेक करवा के आपको बस थोड़ा सा पीछे करना है और क्या करना है। तो इसलिए क्योंकि पिछली बार आपको मालूम है एनटीए के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, 720 की लड़ियां हुई है, जो कि लाइफ में मैंने आज तक इतनी स्कोरिंग देखी नहीं। तो आप जानते हो इतने इतने साल हो गए हम लोगों को, 18-20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, इतनी मेरिट तो आज तक ही नहीं, इसलिए एनटीए बहुत तरीके से बस सुलझाएगा उस पेपर को, इसलिए टेंशन न लें। यहां पर आपको मालूम है ए और आर दोनों ही गलत, इसका मतलब ये वाला चला गया। उसके बाद में ध्यान रखें यहां पर फिर आर के रूप में देखो यहां पर क्या किया, इसमें जरा सी मिस्टेक के कारण फिर आपने गलती की होगी। देखो क्या, यहां पर ऑस्टियोजेनेसिस कर दिया, पढ़ने में ब्रेन क्या पढ़ेगी, ओस्टियोफोरेसिस, और ओस्टियोफोरेसिस पढ़ोगे तो ये सही हो जाएगा। इसलिए आपको मालूम है यहां पर ऑस्टियोजेनेसिस में अस्थि द्रव्यमान की कमी और फ्रैक्चर होने की संभावना। यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, और करेक्टरिस्टिक बाय द डिक्रीज मास बोन मास एंड इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर। बेटा ये यहीं पर ही जरा सी देखा, बायो में होता क्या है, कहते हैं ना सर सिल्ली मिस्टेक होगी, बेटा सिल्ली मिस्टेक नहीं है, ये प्रॉपर वे में उसको नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो पेपर को अब समझाने का तरीका, मतलब आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है कि आपको इतने पेपर दे दिए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह आपने किया है, तो कमी तो है नहीं यार नॉलेज की, बस आपको प्रॉपर पढ़ना है। देखा आपने कि 4-5 क्वेश्चन अगर गलत हुए हैं तो उसका कारण क्या रहा, प्रॉपर वे में पर्सन नहीं पढ़ा। सिली मिस्टेक कोई नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, बॉस बोलते हैं ना कोई डिप्रेशन नहीं है यार, आराम से इतनी मेहनत की है, मस्त रहे, बिंदास रहे, बस जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखे। खास ये 4 तारीख का पेपर होता तो ये गलतियां वहां पर आपको मालूम है अब वहां हो जाती तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। इससे बढ़िया है ना हमने यहाँ पर आपके प्रॉपर वे में ध्यान रखते हुए, और हर प्रश्न आपने देखा होगा इतने देने के बाद में बिल्कुल न्यू फ्रेम में पेपर बना है। इतनी मेहनत के साथ अगर लगे हुए हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई। बस ये जो गलतियां हुई हैं वो आपकी अब एक मतलब आज जो गलतियां होगी ना वो आपकी अब 4 मई को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही ध्यान रखे। और फिर कहो सिली मिस्टेक नहीं है, ये प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ नहीं है यार। अब देखो यहां से ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब ये पहला ही गलत हो गया। अब देखो दूसरा, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोफोरेसिस। अब देखो बच्चा, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते क्या है, इसको लिंक करेगा, अब वो यहां पढ़ेगा हाँ यार ऑस्टियो, ये पहला तो यही था कि हाँ ऑस्टियोफोरेसिस में ऐसा ही होता है, चलो ठीक है। यहाँ क्या कर दिया, ऑस्टियोजेनेसिस करके यहाँ ऑस्टियोफोरेसिस कर दिया। जितने में ब्रेन में क्या है, बस वो आपके दिमाग में दूसरी चीज बैठ गई। और दिमाग में कभी ब्रेन कभी अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझती है। अगर ब्रेन अच्छाई में और बुराई में फर्क समझता तो कोई भी आदमी है ना एंटी सोशल वर्क नहीं करता भाई। जैसे मान लो रेप करना, मर्डर करना, फिर तो सारे ही अच्छे होते, लड़ाई झगड़े करना ऐसा थोड़ी होता है। ब्रेन को होने के बाद अरे यार ऐसा नहीं होता खास, तो ये अपन पहले से ही समझ के जाए हैं। यहां पर आपने देखा कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोफोरेसिस इज द डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। ये आपको मालूम है यहां पर ये बिल्कुल एक एस्ट्रोजन के लेवल का स्तर, क्योंकि देखो एक लेडी में आपको मालूम है मेंस पीरियड के बाद जो मेनोपॉज किस से जाती है तो इसका लेवल कम हो जाता है, तो अपन कहते हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ ए गलत और आर सही वाली स्टेप बन रही है, और मुझे उम्मीद है सही गया होगा काफी। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैच द डिजीज विद द सिम्टम्स। कौन से डिजीज और कौन से सिम्टम्स को मैच किया जा रहा है वो आपको देखना है। देखो निम्न में से कौन सा रोग उसके लक्षणों का सही मेल नहीं है। पहला है टिटेनी, हाई कैल्शियम लेवल, एनसीईआरटी में स्पष्ट है निम्न होना चाहिए था, इसका मतलब ये मेल नहीं खा रहा है।
माइस्थेनिया ग्रेविस एक 100 प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इसकी कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षघात होता है। एनसीईआरटी की लाइन को यूं का यूं उस पैराग्राफ को उठा के रखा गया है। तो आपको मालूम है माइस्थेनिया ग्रेविस an autoimmunity disorder think the neuromuscular junction lead to the fatigue and weakness and paralyzed skeletal muscles। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। Muscular dystrophy, the progressive degeneration of the skeletal muscles mostly due to the genetic disorder। आप ध्यान रखें, हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये आनुवंशिक विकार के बारे में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें मालूम है क्योंकि काफी बार हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पेशी दुर्प्रणता, तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, और ये कौन सा हो गया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर। क्योंकि मैच करवा दे, देखो प्रश्न आपको मालूम है सिंग लैंग्वेज में एनटी मान लो नहीं बनाता है तो ये तो लिखाएगा ना मैच कीजिए। तो माइस्थेनिया ग्रेविस किससे हो गया, ऑटो इम्यूनिटी से हो गया। दूसरा यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको मालूम है ये किसके हो गया, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर के रूप में हो गया, तो ये भी सही है। और ये अर्थात इज इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तो सारे सही हैं। उसने पूछा मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नॉट करेक्ट की स्टेप है, तो यहाँ सही मेल या नहीं सही नहीं है, वो कौन सा है, पहला ही नहीं है, क्योंकि यही रॉन्ग है। इसका मतलब 1 नंबर आंसर चला जाता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां से ये दिए गए 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, कैल्शियम इज द एन इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। बिल्कुल आपने देखा एनसीईआरटी में लास्ट इस ब्लड क्लॉटिंग में पॉइंट लिखा हुआ है कि कैल्शियम इज द क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द दिस मैकेनिज्म। तो इसका मतलब कैल्शियम का बहुत अत्यधिक महत्व है किसमें, रक्त स्कंदन में। तो इसका मतलब ये लाइन तो बिल्कुल सही है, तो ए तो हो गया करेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है, स्प्लीन इज द ग्रेड ऑफ द ओनली ल्यूकोसाइट, जबकि आपको मालूम है केवल यहाँ पर श्वेत रक्त कणिका, श्वेत जिसने नहीं पढ़ा रक्त कणिका पढ़ लिया तो वो तो सोचेगा हाँ कि वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। इसका मतलब ये फिर से गलत हो गया, तो पहला सही हुआ है और दूसरा गलत हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज द इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा यहां पर गलत है। इसका मतलब यहां पर 2 नंबर आंसर चला जाता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां से आपके पास यहां ये स्पेशली क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एल्वेलरी या एक्सिस जोन। आप अच्छी तरह जानते हो देयर आर 2 जोन, लाइक फर्स्ट इज द कंडक्टिंग जोन जो कि आप जानते हैं एक पार्ट, और दूसरा कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी जोन, इसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला एल्वेलर पार्ट का, तो वो उससे प्रश्न पूछ लिया गया। तो यहां पर आपसे पूछा गया कौन सा भाग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन एल्वेलरी एक्सचेंज ऑफ जोन। देखो इनहेल एयर ऑफ द अंत है यहाँ पर जो कि श्वसित की वायु है आर्द्रता बनाना, ये है कंडक्टिंग जोन। दूसरा है अंतःस्थित वायु का तापमान, ये भी एक तरह से उसको मेंटेन कंडक्टिंग जोन। और फिर है यहाँ पर देखो इनहेल द ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर ऑफ द इनहेलिंग द एयर थ्रू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी कंडक्टिंग जोन, ये भी कंडक्टिंग जोन। जबकि यहाँ प्रोवाइड द सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, लाइक फर्स्ट वन लाइक CO2 एंड O2 इज द क्या होगा यहाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजर। इसका मतलब वो ये पूछ रहा है इस वाले क्षेत्र का कौन सा इससे सही मैच कर रहा है, कौन सा कार्य श्वसन के लिए कुपिकाओं के लिए है। तो कुपिकाओं के लिए वैसे मालूम चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में यहाँ CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, यहाँ प्रोवाइड सरफेस ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एल्वेलस के द्वारा ये होता है। ये आपके पास कौन सा हो गया, एक रेस्पिरेटरी जोन के रूप में इसको आप जान रहे हैं। इसका मतलब यहां पर ये अलग हो गया। फिर है क्लियर इनहेल फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, अंतः श्वसित वायु को बाहरी कणों से मुक्त करना, ये फिर कंडक्टिव जोन हो गया। इसका मतलब 3 कंडक्टिव जोन के रूप में है। और यहाँ पर तीसरा ही एक ऐसा है, थर्ड ऑप्शन, जो क्या है, प्रोवाइड द सरफेस से फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां पर यहाँ का नेचुरल सिलेक्शन वेयर द मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति और औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं, उनको उनके द्वारा किस प्रकार का सिलेक्शन होता है। आप जानते हैं सिलेक्शन 3 प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन में आपको मालूम है, पहला स्टेबलाइजिंग है, दूसरा आप देखते हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्शनल स्टेप के रूप में चला जाता है, और तीसरा आप देखते हैं तो डिस्ट्रप्टिव। थोड़े पहले 2-3 पेपरों में आपने देखा होगा एक प्रश्न दिया था, एक खरगोश
के और गिलहरी के रूप में आपने देखा होगा, वहाँ पर कहा कि यहाँ पर चूहों की संख्या या गिलहरियों की संख्या या खरगोश की कुछ भी दे देवे ऐसा ना, या तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टेप में वो प्रश्न गया था। इसलिए तो सीधा यार सिंपल सा कहा है क्या कि प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत मान की तुलना में विशिष्ट मान के रूप में उपार्जित होते हैं। इसका मतलब यहाँ औसत मान की तुलना में विशिष्ट मान की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, डायरेक्शनल है। ये पहले नीट में आ चुका है बेटा, ध्यान रखना, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट चला गया, आगे टाइम खराब नहीं कर सकते एक एक पे अपन। उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखो, ये वैसा पहले भी आ चुका है। देखो क्या है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर इज द कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज्ड इट ऑन सेल्फ फॉरेन बॉडीज। स्व प्रतिरक्षा विकार एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं के बाह्य पिंडों की तरह पहचान लेती है। इसीलिए तो ऑटो इम्यूनिटी कहा है यार। सोचो आप क्या कह रहा है कि अपनी ही बॉडी क्या करती है, अपनी सुरक्षा प्रणाली को, अपनी सेल को क्या है, बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल उसको मान लेती है, तभी तो डिसऑर्डर हुआ है। इसका मतलब ये सही है। कईयों के आज तक अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरी लाइन को 2 बार सुनना। दूसरा क्या कहा है, रोमेटाइड्स आर्थराइटिस या गठिया संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इसका मतलब ये इसी का एग्जाम्पल है। तो रोमेटाइड्स आर्थराइटिस डिजीज वाले चैप्टर में है ना, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में क्यों है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो अपनी खुद की बॉडी पर ही जो सेल्स है या अपने सेल्फ सेल है उस पर अटैक करता है, तभी तो नाम हुआ यार ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। अपने हुए पर आए, जो सुरक्षा करनी चाहिए थे वो सुरक्षा न करके क्या कर दिया उन्होंने, उसी बॉडी पर अटैक कर दिया। इसका मतलब बहुत आर करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ सकता है यूं का यू स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ का है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड, ये पहले ऑक्सीजनेटेड में आया हुआ है नीट में, ब्लड कैन लेवल्स ml। अब यहां से CO2 टू द एल्वलाई, इसका मतलब CO2 आया है तो ये कौन सा हो गया, 4 ml। यहां O2 होता तो 5 ml और उल्टा पैराग्राफ होता तो यहां ऑक्सीजनेटेड की जगह वहां पर, यहां डीऑक्सीजनेटेड है वहां ऑक्सीजनेटेड होता, या एयर सेक टिश्यू टू एयर सेक होता, यहां पर क्या है रक्त यहां उत्तक तक विस्तृत करने का है। तो यहां पर आप देखो एल्वुलक तक ले जाएगा इस टिश्यू से, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 4 है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर CO2 आता तो इसका मतलब यहां पर CO2 जा रहा है तो 4 ml, और O2 के लिए आता तो कितना, 5 ml तक यहां पर आता है। इसका मतलब यहां वाला 2 चला जाता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा है कि यहाँ हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पर जो क्या है, इसमें निकटवर्ती जो अस्थियां होती हैं इनके बीच में उपस्थित जो पार्ट होता है तो कार्टिलेज का होता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट आपने देखा, यहाँ पर ये सेगमेंट उल्टा कर दिया, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, ये यही गलत हो गया। आपको मालूम है ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, इसका मतलब पहला गलत हुआ। अब जिसने रट्टा मार रखा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट या ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, हाँ यार ये ऐसा था, उल्टा है, इसलिए क्या कर दिया, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, इसका मतलब गलत हो गया। दूसरा है नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, ये सही है। इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड यहां पर करेक्ट हो रहा है। ए सही नहीं है, आर सही है, इसका मतलब ए इज क्या हो गया, नॉट करेक्ट बट आर इज द करेक्ट। 3 नंबर आंसर चले जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से गिव टू स्टेटमेंट लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट देखो, द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्स इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। यार ये तो मामला ही उल्टा हो गया। यहां पर है शुक्राणु का शुक्र जनन नलिकाओं से मोचन होना वीर्य सेचन कहलाता है। भाई इंसेमिनेशन तो फीमेल बॉडी में ट्रैक में स्पर्म को डालना होता, इसलिए चांस ही नहीं है। और फिर देखो दूसरे में क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहां तक ठीक था, फ्रॉम स्पर्मेटिड, इसने क्या कर दिया, स्पर्म जैसा ही नाम लिख दिया ना, यहाँ स्पर्मेटो जो हुआ या स्पर्म, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बोथ आर इनकरेक्ट, यहां पर दोनों ही खतन, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर चला गया फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां पर कुछ स्टेटमेंट है जिसमें आपसे सही पूछा गया है। देखो क्या है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ऑल्सो विद द पेयर ऑफ मेमिकरी ग्लैंड, यहां तक सही है। इंटीग्रेट द स्ट्रक्चरली, ये भी ठीक है। ओनली सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ये यहां पर गलत हो गया है। मादा जनन तंत्र के भाग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ केवल संरचनात्मक रूप से संयोजित होता है, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्जन, निषेचन या सहगर्भता की क्रियाओं में सहायता मिलती है। नहीं भाई। दूसरा है द टेस्ट ट्यूब बेबी इज द प्रोग्राम द ओव्यूल स्पर्म मे बी डोनर, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद में यहां इमोशंस, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आल्सो डिटर्मिनेट इन द एडप्ट ऑफ द एआरटी। आप जानते हो ये सिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये वास्तव में ही, क्योंकि बच्चे को अगर मान लो गोद लेना हो या इस प्रकार की विधियों अपनाना हो तो यहाँ भावात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक काफी निर्धारित करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर है इनएबिलिटी टू कंसीव द और प्रोसीड like children even after 2 years are incorporated sexual से is called infertility। एनसीईआरटी के समरी के लास्ट पैराग्राफ में आपको लास्ट सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं तो ये लाइन यूं की यूं लिखी हुई है। 2 वर्ष तक असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधान या बच्चे उत्पन्न न होना एक बंधता की श्रेणी में आता है। इसका मतलब सही पूछा है तो इसने बी, सी और डी, तो यहां ऑप्शन है बी, सी, डी, इसका मतलब 4 नंबर वाले में आंसर यहां पर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा गया बिलो द सम स्टेटमेंट लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में है। यहां देखिए क्या कह रहा है, एसटीडी की दर 15 से 24 साल की उम्र में अधिक होती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सबसे ज्यादा जो एज बताई है वो कौन सी है, 15 से 24 साल, क्योंकि यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं इतना नॉलेज नहीं ले पाता है बच्चा और इस कारण से यहाँ पर रोग होने के चांस बढ़ते हैं। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ एसटीडी आर द रेस्ट्रिक्टेड टू द यहाँ रिप्रोडक्टिव, और एसटीडी केवल जननिक अंगों तक प्रभावित होती है। नहीं भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन केवल जननांगों तक सीमित रहेंगे क्या, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर कह रहा है पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज इज नॉट पॉसिबल इन एसटीडी बाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो 4 कैरेक्टर है ना, आपको मालूम है ना, स्लाइटली पेन होना, वाटर डिस्चार्ज है या फ्लूइड डिस्चार्ज है ना, इंफ्लेमेशन है। पीआईडी में तो इंपॉर्टेंट है लास्ट में कि ये एक सीरियस से सिम्टम्स में आता है पीआईडी, तो यहाँ पर क्या है, पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज या पीआईडी इज नॉट पॉसिबल इन एसटीडी, ये तो फिर गलत हो गया। फिर है एसटीडी इज पॉसिबल बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल सही है, तो यहाँ ए और डी दोनों सही है। इसका मतलब आप जानते हैं इसमें 3 नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां पर ये एक लिंक द ब्लैंक्स में दिया हुआ पार्ट जिसमें क्या कहा, बोन्स हैव लाइक हार्ड एंड नॉन प्लायबल, तो इसका मतलब यस बेटा। नेक्स्ट देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बोन्स हैव ए, अब आपको मालूम है यहां पर इस पैराग्राफ को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कर देंगे, हार्ड एंड नॉन प्लायबल। अब ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, ये सॉफ्ट तो वैसे ही गलत हो गया ना, यहाँ है हार्ड लेकिन प्लायबल, इसका मतलब 4th आंसर चला गया, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या था, अस्थियां जो कि ठोस तथा अलचीली आदत्री रखती है जिसमें कैल्शियम लवण व केलोजन तत्व अधिक होते हैं, यहाँ पर 4th आंसर चला गया। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट PQRS and given the select option correctly state whether the statement true and false। देखो क्या कहा, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना है। आपने देखा इन टीनोफोर्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये यहाँ पर गलत हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से भी। टीनोफोरा में जनन केवल लैंगिक होता है, इसका मतलब पहला कौन सा हुआ, फॉल्स। दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है, द excretory tubes remove body waste from the body cavity through the excretory pore in the राउंड बॉम्ब या एस्केलमंथीज या निमिटॉड्स, यहाँ इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद में यहाँ पर ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, ये फिर से यहाँ पर फॉल्स हो गया। फिर क्लासिफिकेशन इज आल्सो हेल्प द साइन द सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ द न्यू डिस्क्रिप्शन स्पीसीज ट्रू, इसका मतलब false true false true false true false true, यहां आपके पास फर्स्ट ही चला गया आंसर,
नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहां पर कहा बेट एंड वेल आर द इन्वॉल्व इन द मैमल्स। चमगादड़ व वैलों को स्तनधारियों में रखा गया है या स्तनधारी है, सही बात है। दूसरा है बैट्स एंड वेल हैव 4 चैम्बर ऑफ द हेड। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको मालूम है मैमल्स का होना, मिमिक्री ग्लैंड वगैरह या जो उनका एक्सप्लेनेशन होता वो होता तो ए और आर दोनों सही है लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं है। Both A and R is true and reason is not correct explanation of the A। इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, यहां से आपसे पूछा गया एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। जीवन के किस चरण में शुक्र जनन प्रारंभ होता है? आपको मालूम है ना, ऊजिनेसिस या अंड जनन की स्टेज तो आपको मालूम है कि ये एक एम्ब्रायनिक स्टेज के रूप में चलती है, लेकिन यहां पर आप जानते हो यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस का रूप आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए। अब इन प्रश्नों में देखो टाइम खराब नहीं है, सबसे पहले कोशिश करो सबसे लंबा जो दूरी है उसको मेजर करो। आप देखो ए से लेकर D29 है, दिख जाएगा आराम से, मेरे को भी दिख रहा है तुम्हें भी दिखेगा बेटा। तो यहां से 29, अब आप देखो सबसे ज्यादा 29 है, फिर 24 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 5 है, फिर सबसे छोटा है आपने देखा क्या, ए से लेकर डी तक। अब उसके बाद में ए से सी यहां पर आप डाल दो सी, क्योंकि ये हो गया कौन सा 5। फिर उसके बाद में बी से सी तक, इसका मतलब बी यहां आना है। बी से सी तक की दूरी आपको मालूम है कितनी बताई इसने, 3। अब उसके बाद में बी से डी की दूरी यहां पर कितनी है, 9। अब देखो क्या टोटल 29 हुए, देखो 15 और 5 इज 20, 20 प्लस 9 इज 29। अब देखो इसका मतलब 100% है ए सी बी और डी आंसर चला जाएगा, और ये तो हो नहीं सकता, देखो ए और यहां पर है ही नहीं ऐसा, ए सी बी डी बिल्कुल सही है। अब हम देखो आंसर तो आ ही गया अपन सोचते हैं, लेकिन ध्यान रखे बेटा इसको एग्जामिनर ने आपको मालूम है इस तरीके से न पढ़ के इस तरीके से पढ़ लिया हो तो पेपर सेटर ने, तो आपको मालूम है तो ये डी बी सी ए ये भी सही है, इसलिए पूरा पढ़ना इन टाइप में है। तो बहुत सेकंड एंड कौन सा 4th, इसका मतलब यहां पर 4 नंबर आंसर चले जाते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझे आप क्या कह रहा हूं। सबसे लंबी, जैसे IUPAC में ना सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, तो सबसे लंबी दूरी देख लो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो यूं दे देता डी से ई की दूरी 2 है, अब आपको मालूम है हो सकता है डी से ई की दूरी 2 है। अब इस वाले में आपको मालूम है सिर्फ ई इसी में लिखा होता और ई यहां लिखा होता तो ये संभव ही नहीं है, या ई यहां लिखा होता फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ता कि यार कौन सा जा सकता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे दे दे वे। बाकी तो देखो नीट बहुत ही सरफेस से ही पेपर बनाती है, हम काफी गहराई में जाने के कारण मात खा जाते हैं, इसलिए ऐसा मत करना। अब नेक्स्ट देखो यहां पर ये आपको मालूम है अपने कॉर्डिक साइकिल से है, आपको इनके सामने ही आंसर लिखने चाहिए थे। जैसे फर्स्ट है वेंट्रिकल डायस्टोल, डायस्टोल में ज्यादा टाइम लगेगा आपको मालूम है, तो इसका मतलब सी कितना चला गया 0.5। एट्रियल डायस्टोल 0.7 डी, एट्रियल सिस्टोल 0.1 ए, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल आपको मालूम है कम, तो इसका मतलब बी। तो ए यहां पर क्या गया ए, उसके बाद दूसरा देखो फर्स्ट में क्या जा रहा है सी, फिर कौन सा जा रहा है डी, फिर कौन सा जा रहा है ए, फिर कौन सा जा रहा है बी। इसका मतलब आप अच्छी तरह जान गए। हिंदी में देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा
वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब ये हो गया। फिर है यहाँ एट्रियल, यहाँ डायस्टोल जिसमें तुमने देखा ये हो गया। फिर एट्रियल सिस्टोल ये हो गया। फिर तुम्हारे पास ये हो गया। तो ऐसे मैच नहीं करवाना है, गलती से लाइन ऊपर नीचे हो गई ना मुश्किल हो जाएगा। मैंने काफी बार कहा है मैच केवल आप इस तरीके से करवाना जिससे कि टाइम बचे, क्योंकि यूं लाइनों में पता नहीं रहेगा। अब आप देखो, या तो फिर यूं हो कि तुरंत ही आपके सामने जैसे ए से सी, इसमें सी है और सी है, सी है। दूसरा फिर बी में आपको मालूम है जस्ट आपके पास डी, तो देखो डी इसमें भी है और इसमें भी है। फिर एट्रियल सिस्टोल देखें तो आपके पास कितना आ रहा है 0.8। इसका मतलब हाँ, जो मोर सुपर ब्रेन को यूज लेंगे यहाँ पर तो वो डायरेक्ट ही एक से लिंक करेंगे यार कि एट्रियल, क्योंकि एक का काफी अच्छा खासा नॉलेज है कि एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल में ए में आपको मालूम है यहाँ थर्ड जो है उसमें ए आ रहा है। अब देखो थर्ड में ये किसी में भी नहीं है, वो तुरंत बच्चा अपना टाइम कंज्यूम करके फट से आंसर लगा देगा, वो चारों ऑप्शन पड़ेगा ही नहीं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, यहां पर आपको मालूम है ये टिश्यू से है ब्रेंकियोल्स। आप अच्छी तरह जानते हो कि एनसीईआरटी कौन सी ओल्ड वाली 101 नंबर पेज पर आपको मालूम है लास्ट लाइन जो है सीलिएटेड एपिथेलियल, उसमें ब्रेंकियोल्स और टर्न करते ही वहां फैलोपियन ट्यूब में आंसर है। दोनों आए हुए हैं इसलिए ध्यान रखना ब्रेंकियोल्स ट्रांस सीलिएटेड एपिथेलियल। फिर मैंने कहा था ना सामने लिख दें 4। फिर गॉबलेट सेल आप अच्छी तरह जानते हो ग्लैंडुलर रूप में आपको जाना जाएगा। फिर टेंडोन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आपके पास फर्स्ट है। फिर एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू ये आपके पास ये है। अब ये देख लो कि आपके पास जो आंसर है उसमें एक स्टेप कौन सी है। देखो आप देखो 1 2 3 4 जा रहा है, इसका मतलब आप देखो कि आपके पास इस सी वाले में क्या आंसर जा सकता है। सी वाले में आपके पास एक में ही गया है, एक से आप ढूंढ सकते हो। ये तरीका बता रहा हूं, इसको अप्लाई करना जिससे टाइम बचे। अब देखो क्योंकि आपको एक कोई सा पकड़ लो आंसर आ जाएगा। अब देखो सी में 2 जगह है ही नहीं, लेकिन पकड़ना कौन सा है जिसमें एक ही आया हो, जिसमें एक ही आया हो। जैसे सर डी में भी तो आपने देखा एक आया है, तो आप देखो ना कोई दिक्कत नहीं है। डी में जैसे 1 नंबर आपके पास आ रहा है, अब यहां डी में 2 आ रहे हैं सर, डी में देखो, इसका मतलब डी में 2 आपके पास आ रहे हैं। कहने का मतलब एक से ढूंढ सकते हैं। कई बच्चे क्या है इन सब को पढ़ते हैं, फिर देखो पहले 4, ये पहला ही अगर मान लो देख लेते। कई बच्चे ऐसे भी हैं, इतना क्यों करने की जरूरत थी सर, ये सवसनी का है, यहाँ से पक्षमापी एपिथेलियल ये इसी में है और किसी में है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेप्स। सिनेप्स के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो द डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इन द अनदर अक्रॉस टू इलेक्ट्रिक सिनेप्स। बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा है द केमिकल सिनेप्स इज यूज न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल सही बात है। फिर है इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिक। ये गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फास्टर देन द केमिकल होता, तो इसका मतलब ये गलत है। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर द क्लोज क्या परमानेंटली इन द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। बिल्कुल ये पास में है। अब हिंदी देखो एक बार। विद्युत सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में विद्युत का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। आप जानते हो यहां से और यहां से यहां पर, यहाँ ये तो वैसे भी आपको मालूम है बाई डायरेक्शनल फॉर्म पे है, तो वैसे भी सिनेप्स के बारे में आपको मालूम है कि केमिकल है, या ये तो कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक सिनेप्स हो गया। केमिकल होता तो आपको मालूम है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की स्टेप होती, फिर यहाँ पर आपको मालूम है रिसेप्टर पोस्ट मेम्ब्रेन पे होते, फिर यहाँ लगते है ना। तो आपको मालूम है पहला विद्युत सिनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में विद्युत का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। फिर है रासायनिक सिनेप्स जो है वो स्पेशली क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग कर रहा है। ये बिल्कुल पास में होने से आपको मालूम है फास्टेस्ट मैकेनिज्म इसकी है। इसका मतलब ये फास्ट है और ये फास्ट तो है लेकिन ये फास्टेस्ट है, इसकी तुलना में ये होना चाहिए, या उल्टा हो गया। रासायनिक सिनेप्स आवेग का संचरण विद्युत सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र है। अधिक तीव्र तो आपको मालूम है इसी का होगा इलेक्ट्रिक का। फिर है इलेक्ट्रिक सिनेप्स में जो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे के काफी समीप है। यहाँ पर तो गैप है, देखो आप, ये है ना न्यूरोट्रांसमीटर आएगा,
यहां पर ये, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब 1 2 और 4, 1 2 और 4 आपको मालूम है फर्स्ट में जाता है, ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ। इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट चला जाता है। देखो बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, निम्न में से कौन सा पैराथायराइड हार्मोन के प्रभाव है। पहला है दे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, सही बात है बिल्कुल। अस्थि पुनः श्वसन क्रियाओं को उद्दीप्त, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ये रिजॉर्प्शन लिखा हुआ है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट करता तो निश्चित है यहां पर बढ़ता, तो ये गलत हो गया। रीऑब्जर्व द कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स, सही बात है। फिर उसके बाद में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ये फिर गलत हो गया है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये गलत हो गया क्योंकि यहां डिक्रीज होना चाहिए था। अब आपको ये तो मालूम ही है कि देखो डिटेल अपन ने कुछ प्रश्नों में कर चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इसको शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आप जानते हो पीसीटी है। अब पीसीटी में आपको मालूम है स्पेशली कौन, एक कैल्सिट्रायोल, ये पार्ट यहाँ से निकला, रिलीज होता है यहाँ से, ये प्रोडक्ट करेगा, यहाँ प्रोडक्शन होते ही ये कैल्सिट्रायोल क्या करेगा, गट होगी, गट से क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको मालूम है ये कह रहा है कि यहाँ पचित भोजन में जो कैल्शियम आ रहा है उसको कम करता है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती है उसमें कैल्शियम के पुनः स्तर को बढ़ा रहा है, तो सही बात है। रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करेगा, बढ़ाएगा, उसके बाद देखो कम कर रहा है, इस कारण से गलत हुआ। फिर यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन से हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, घटाता है, ना कि बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये गलत हो गया। वो इंसुलिन मैकेनिज्म और ग्लूकागोन के रूप में आपको मालूम होगा मैकेनिज्म आएगी उसके आधार पे। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं ए और उसके बाद कौन सा सी, यही दो सही हुई है और ए और सी आपको मालूम है केवल फोर्थ ऑप्शन में है, इसके आधार पे आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर दिया गया ये होमोलॉगस एनालॉगस है, आप जानते हैं एविडेंस वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ द होमोलॉगी, एनालॉगी का है, इसका मतलब एनालॉगस आना चाहिए था यहाँ। होमोलॉजी इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल आपको मालूम है कॉमन एंसेस्ट्री है, इसी कारण से जिनके पूर्वज समान हो, डाइवर्जेंट स्टेप हो, आप जानते हैं। तो ये एग्जांपल फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ द होमोलॉगस, ये फिर गलत हो गया। यहाँ पर पेंगुइन एंड डॉल्फिन फ्लावर्स जो कि समझात्मक उदाहरण, ये गलत है। फिर द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंस स्टेप में होता है, इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से किसी टाइप से पूछ ले, हो सकता है 2 जीन पे पूछ ले, दोनों पे अलग अलग पूछ ले। आपको मालूम है ना, जैसे एक फीमेल है, उसके एक एक्स पर मान लो सी है और एक पे हीमोफिलिक कैरियर स्टेप है, उसकी शादी अगर किसी मान लो एक कैरियर वाले के साथ, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस मेल के साथ हो जाता है, तो बताओ ऐसी डिजीज वाले जो दोनों ही क्या है, जिसमें दोनों डिजीज हो, मतलब हीमोफिली भी हो, कलर ब्लाइंडनेस भी हो, तो ऐसा आपको मालूम है 0% इससे शुरू होगा। कहने का मतलब इस टाइप से आए तो घबराए नहीं। अब जैसे इस पर्सन को आते ही देखो आप क्या किया, मैंने कहा द कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरिड, द कलर ब्लाइंडनेस इसका मतलब इस प्रकार की स्टेज है फीमेल की। व्हेन मैन उस मदर वाज इज आल्सो, अब उसकी जो मदर थी, उसके हस्बैंड की मदर, अगर मान लो आपको मालूम है यहां से जिसकी माता वर्णाद थी, एक ऐसी स्त्री ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता क्या है, वर्णाद, इसका मतलब कैरियर ही है वर्णाद, उसका विवाह करने से संततियों में संभावना क्या होगी। तो एक वर्णाद स्त्री और उस स्त्री की शादी उस फीमेल की ऐसे पुरुष के साथ की गई है जिसकी मदर में कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों उस मदर से चाहिए कोई सा भी एक्स जाए, आपको मालूम है वो हस्बैंड भी उसका कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब आप देखो फिर क्या पूछ रहा है कि वर्णात्मता की संभावना क्या है। तो बेटा आपको मालूम है कोई सा भी चला जाए 100% है, किसी रूप में चला जाए आप 100% जान रहे हैं, क्योंकि किसी में भी चला जाए, क्योंकि एक्स एक मेल से यहाँ पर आपको मालूम है आ रहा है, फीमेल से एक्स आ रहा है, दूसरा यहाँ पर अगर मान लो आ रहा है, तो इसका मतलब 100% ही यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की स्टेप रहेगी।
तो थोड़ा ध्यान रखिए, इस टाइप के प्रश्न आने के चांस बहुत बनते हैं, तो ढंग से करें इनको। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैच द कॉलम है, यहाँ एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल फंक्शन के रूप में। अब देखो ग्लाइकोजन आप जानते हो स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट 6 स्टेप है, ग्लोबुलिन है तो आप जानते हो, मतलब है ना कैसे याद रखना है, जैसे AU GI और FC, इसका मतलब यहाँ एल्बुमिन ऑस्मोरेगुलेशन में, ग्लोबिन इम्यूनिटी में और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम करते हैं। तो क्या आप देखो ये ग्लोबिन है एक तरह से क्या है एंटीबॉडी के रूप में, तो यहाँ थर्ड की स्टेप होगी। स्टेरॉइड है तो आपको मालूम है हार्मोन है, उसके बाद थ्रोम्बिन है तो ये बायोकैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले कि यार किस में क्या आना चाहिए, आप कोई सा ही मैच कर लो, जैसे मान लो C में जैसे 2 आ रहे हैं, फिर इसमें 4 2 आ रहे हैं, इसमें आपके पास देखो B में 3 आपको 1 मिल रहा है। अब आपको मालूम है 1 से आंसर निकल जाएगा। तो देखो A में 4 आ रहा है, B में आपके पास यहाँ आ रहा है, C में आपके पास 1 आ रहा है, फिर D में आपके पास 2 आ रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। समझ गए होंगे बेटा। जैसे ग्लाइकोजन है तो एक संग्रहित उत्पाद है, ग्लोबिन है तो इसका मतलब एंटीबॉडी के रूप में, स्टेरॉइड एक हार्मोन के रूप में, थ्रोम्बिन एक बायोकैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। ऐसे मैच बिल्कुल ही मत करवाना, डायरेक्ट आंसर लिखोगे क्या, जैसे फोर्थ है, फिर उसके बाद में थर्ड है, फिर उसके बाद में फर्स्ट है, फिर उसके बाद में सेकंड है, तो इसका मतलब फोर्थ थर्ड। यहाँ आपने देखा बी में थर्ड एक में ऑप्शन में ही आ रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर सी में फर्स्ट हो गया, फिर डी में आपके पास क्या है, सेकंड हो गया है, तीसरा आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और सेकंड का मैच करवाना है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। जैसे मान लो सर्विकल कैप है तो आप जानते हो कि ये गर्भाशय ग्रीवा को एक ढककर शुक्राणु को प्रवेश रोकती है, इसका मतलब ए में आपके पास 4 है। सहेली है तो यहाँ आपको मालूम है स्पेशली क्या करेगी, इनहिबिटिंग ऑफ द इम्प्लांटेशन के रूप में होगी। IUDS ये गर्भाशय में शुक्राणु की क्षमता को बढ़ाता है, यहाँ आपको मालूम है कि आयन निकलेंगे, कॉपर आयन से होगा। लैक्टेशनल एनीमिया या फिर स्तनपान एक तरह से वो पीरियड जो प्रसव के बाद अगर देखा जाए तो अंडोत्सर्जन की अनुपस्थिति करता है जब तक यहाँ फीडिंग की स्टेप होती है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ फोर्थ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर फोर्थ सिर्फ 2 में है, यहाँ आप देखते हो मिस्टेक यहाँ होगी, ये सी में थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही यहाँ का हो गया, सही हो जाता है। आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। सर्विकल कैप क्या है, द कवर ऑफ द सर्विक्स ब्लॉक इज द एंट्री ऑफ द स्पर्म, इसका मतलब यहाँ पर फोर में आपने देखा 2 ही है, इसका मतलब उस हिसाब से ही चलना है। तो यहां पर आपने देखा स्पेशली 4 हो गया, फिर इसके बाद सहेली के रूप में आपने देखा तो यहां पर कौन सा हो गया, फर्स्ट के रूप में हो गया। फिर आपने इंट्रेडस के रूप में आपने देखा तो यहां पर स्पेशली ये जो करेगा फेगोसाइटिक स्टेप में देगा, फिर उसके बाद में ये लैक्टेशनल एनीमिया, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर के रूप में आंसर जा रहा है। सीधा आप इस प्रकार क्रॉस से मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट देखो, वेरी मोस्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर आप देखो ये है, यहाँ स्पेशली उस रोग जनक से दोबारा सामना होने पर पूर्ववर्तीय अनुक्रिया होती है, सही बात है क्या, या एनास्टिक रेस्पॉन्स टू to subsequent encounter with the same pathogen, सही बात है। The nemastic response is due to the memory of the first encounter, सही बात है। The acquired immunity is the non-specific, क्योंकि specific है तो इसका मतलब वो तो innate होती है, वो गलत हो गया। Primary response is produced when our body encounter pathogen for the first time, सही बात है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, मतलब आपके पास थर्ड आंसर जाता है। हिंदी में देखो, उस रोग जनक के दोबारा सामना है तो यहाँ पूर्ववर्तीय अनुक्रिया है, बिल्कुल पूर्ववर्तीय अनुक्रिया प्रथम मुठभेड़ की स्मृति या मेमोरी बेस्ड। यहाँ उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित एक अविशिष्ट प्रकार की, यहाँ पर तो आपको मालूम है जन्म के समय की स्टेप नहीं, वो तो एक्वायर्ड कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ आपको मालूम है। फिर नॉन स्पेसिफिक, इस कारण से वैसे ही गलत हो गया, इनेट होती। जब हमारे शरीर में पहली बार किसी रोग जनक का सामना होता है तब प्राथमिक रेस्पॉन्स की एक्टिविटी होती है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एंड कौन सा, फोर्थ, यहाँ थर्ड आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है सही है। अब देखो यहाँ पर गिवन द 3 स्टेटमेंट लाइक S1 S2 एंड S3, अब इसमें से कौन सा क्या है, उसके लिए
क्या है, द लाइट द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। अब देखो फर्स्ट, ग्लोमेरुलस में पहुंचने वाली रक्त वाहिनियां अपवाही धमनिका कहलाती है। आप अच्छी तरह जानते हो यहां से ये इस प्रकार से जाकर ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है, वो एक ग्लोमेरुलस के रूप में जाना जाता है। डायमीटर इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो ये एफरेंट वाला पार्ट होगा। ब्लड वेसल्स लीड टू द ग्लोमेरुलस कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल्स। यहां पर इफरेंट नहीं, क्या आना चाहिए था, एफरेंट आना चाहिए था, इस कारण से आपको मालूम है फर्स्ट गलत हो गया है। दूसरा कह रहा है वासा रेक्टा एंड डेप, कौन सा, पीसी जो पार्ट है वो यहाँ पेरिक्यूबुलर जो पार्ट है कैपिलरीज वाला। ग्लोमेरुलस हैज आल्सो ब्लड एंड यूरिन, यूरिन तो आपको मालूम है, बात की बात वक्लक डक्ट के रूप में आई। वासा रेक्टा व पेरिनेलिका कैसिका व ग्लोमेरुलस सभी में यहाँ से रक्त, चलो ठीक है, लेकिन मूत्र तो आपको मालूम है फिर से गलत हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, ANF इज द मैकेनिज्म देयरफॉर द एक्ट ऑफ चेक द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ANF की क्रियाविधि में रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक काम है। बिल्कुल आपको मालूम है, केवल यहाँ पर क्या सही हुआ है, केवल एस स्टेटमेंट थर्ड जो है वो यहाँ सही हुआ है। मुझे उम्मीद है काफी अच्छा पेपर गया होगा। आप बिल्कुल यूं नहीं सोचे कि ये 2-3-4% जो आपके गलत हुए हैं, है ना, जैसे जेनेटिक्स में मान लो आपने देखा वहां स्विच भी दे दिया हो, दूसरा जहां पर जैसे कि ऊजिनेसिस वाला स्ट्रक्चर आ गया, तीसरा वहां ओस्टियोफोरेसिस आना चाहिए, वहां ओस्टियोजेनेसिस कर दिया। तो ऐसे प्रॉपर पढ़ना 4 तारीख को, ध्यान रखिए इस चीज का, घबराए नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंबर अगर मान लो गलती से किसी बच्चे के कम आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लें, क्योंकि देखो आपने इतनी मेहनत की है सीएलसी के साथ, आप जानते हो सीएलसी ने आपके साथ इतनी मेहनत की है, दोनों का ही इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा है, उसका पूरा फायदा उठाए बेटा। इतने पेपर कौन, आप जानते हो ना इंडिया में, आपको मालूम है अपने नीट के पेपर, अपने पेपरों से यूं के यूं पेपर आता है, इसका मतलब पूरा इंडिया जानता है इस चीज को, इसलिए टेंशन नहीं करें, आप आराम से बस हाँ सीरियस रहे, पेपर को प्रॉपर पढ़े और सोने का टाइमिंग थोड़ा 10-15 मिनट बढ़ाने की कोशिश करें। पेपर को आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप जो बच गए, जिनको 720 वाली स्टेज है, फर्स्ट सेकंड राउंड की स्टेप ले, राउंड में पेपर करने की कोशिश करें बिल्कुल आप। और ब्रेन को प्लस बॉडी को, दोनों को जितना शांत रखोगे उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि साल भर तैयारी की हुई है, सारा खेल उस टाइम का है, उसको आपको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो, क्योंकि आपको मोटिवेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं समझती, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए ब्रेन को बहुत शांत रख के जाए और ये सोच के जाए कि बिल्कुल मैं जो देने जा रहा हूँ और मैं जो मैंने पढ़ा है, ईमानदारी से जो चीज़ मैंने मेहनत की है, उसका फल ईश्वर या जो आप जिसको मानते हैं वो आपको ज़रूर सफलता प्रदान करेगा। सीएलसी और बाबा का आशीर्वाद, बॉस का आशीर्वाद, सीएलसी पूरी टीम का आशीर्वाद आपके साथ है और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा जाएगा। बस बहुत मज़े से अपने आप को कूल रखे, मस्त रहे, बिंदास रहे और गुड लक। जय जय सीएलसी, विजय सीएलसी। थैंक यू।